मेरे प्यारे नौजवान साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रहा हूँ। जी हाँ, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की दृष्टि से इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, और वह है पर्यावरण परिवर्तन के दुष्प्रभावों के खिलाफ अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया जाना। क्लाइमेट चेंज के हमारे ऊपर इम्पैक्ट हो रहे हैं और इस इम्पैक्ट से बचना हमारा मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट से। मैं इस पर सपाट तरीके से आपसे बात नहीं करूंगा। आइए कुछ अलग शैली में बात करने की कोशिश करते हैं। क्लाइमेट चेंज क्या है, आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। जब हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं तो ग्लोबल वार्मिंग की ही बात होती है, यानी कि तापमान बढ़ रहा है। उस तापमान के बढ़ने से क्या क्या दुष्प्रभाव हो रहे हैं आप सब बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, उन्हें याद दोहराने की जरूरत नहीं है। बाढ़ आ रही है, तूफान बढ़ रहे हैं, बीमारियां बढ़ रही हैं, फसल कम होने लगी हैं, लोग विस्थापित होने लगे हैं। हो रहा है ना ये सब। वायु प्रदूषण हो रहा है, जल प्रदूषण हो रहा है, ये सब हो रहे हैं। तो इनके खिलाफ जो नागरिक है, क्या उनका कोई अधिकार नहीं है? और यदि यह अधिकार है तो फिर से प्रश्न खड़ा होता है कि यह अधिकार हमें कौन दिलाएगा। यहाँ हमें का मतलब भारतीयों से है। हमें कौन दिलाएगा? संविधान में तो सीधे सीधे कहीं लिखा हुआ नहीं है, और मैंने कहा कि हमारा मौलिक अधिकार है। तो मौलिक अधिकार हमें कौन दिला सकता है? सीधी सी बात है कि या तो संसद कानून बना करके दिलाए। तो संसद ने तो कानून नहीं बनाया, अभी तो चुनाव चल रहे हैं, कानून कहां से बनेगा? तो फिर कौन इसे मौलिक अधिकारों में शामिल कर सकता है? जब आप इस पर विचार करेंगे तो उत्तर बिल्कुल साफ है, उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। जी हां, एक याचिका की सुनवाई में ही सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसीजन दिया है कि जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों के खिलाफ अधिकार मौलिक अधिकार है। तो फिर से प्रश्न उठता है कि कैसे मौलिक अधिकार है? अगर ये मौलिक अधिकार है तो पहले से इसकी चर्चा, बाकायदे उल्लेख इसका संविधान में होना चाहिए था। तो देखिए, संविधान में बहुत डिटेल में तो चीजें होती नहीं है। संविधान तो सिद्धांतों की बात करता है। उन सिद्धांतों से आप अर्थ निकालते चले जाइए, उसकी लिस्ट बनाते चले जाइए। तो बाकायदे सुप्रीम कोर्ट ने 2 अनुच्छेद कोट किए हैं, और चूंकि बात मौलिक अधिकार की है तो सीधी सी बात है कि वो जो अनुच्छेद भी होंगे वो मौलिक अधिकार से संबंधित अनुच्छेद होंगे, और आपको जानना चाहिए। तो उसमें एक है अनुच्छेद 14 और दूसरा है अनुच्छेद 21। साथ साथ का अंतर, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, यानी कि 14 और 21। जो अनुच्छेद 14 है उसका संबंध किससे है, थोड़ा सा जान लेते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। विधि के समक्ष समानता एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। विधि के समक्ष समानता, ये है, ठीक है। और इसके बाद है अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 तो सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, जिसका संबंध सीधे सीधे जीवन के अधिकार से है। यानी कि मेरा जीवन है, इस पर मेरा अधिकार है, मैं जी सकूं, इसके लिए मैं डिमांड कर सकता हूं। और दूसरा है व्यक्तिगत स्वतंत्रता। तो यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है जीवन का अधिकार। सीधी सी बात है कि मुझे जीने का अधिकार मिलना चाहिए, और यदि क्लाइमेट चेंज से मेरा जीवन नष्ट हो रहा है तो जीवन का अधिकार कैसे हुआ? फिर तो मैं अपने जीवन को मारने के लिए विवश हूं, मजबूर हूं। तो जीवन का अधिकार, और आपको बहुत अच्छे से मालूम होगा कि ज्यादातर मौलिक अधिकारों की रक्षा की जब बात होती है या नए नए विषय मौलिक अधिकारों के तहत जुड़ते चले जाते हैं तो उनके केंद्र में जीवन का अधिकार ही होता है। और जीवन का अधिकार को आधार बना करके सुप्रीम कोर्ट ने बहुत से क्षेत्र को हमारे जीवन के मौलिक अधिकारों में शामिल कर दिया है। आजीविका का अधिकार आपका मौलिक अधिकार है, जो जीवन के अधिकार में शामिल है। शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब के सब अधिकार जीवन के अधिकार के अंतर्गत ही लेते हुए मौलिक अधिकारों में शामिल किए गए हैं, ठीक है। तो जीवन का अधिकार तो किस तरीके से जो एनवायरमेंट है हमारे जीवन को प्रभावित करता है, जीवन से कैसे सीधे सीधे जुड़ा हुआ है, दोस्तों इसके बारे में आप विचार कर सकते हैं। मैं इस पर ज्यादा बातें नहीं करने जा रहा हूं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब हमारे सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही, इसके कुछ ही दिनों बाद, मैं डेट वगैरह की चर्चा जानबूझ करके नहीं करता क्योंकि उसको जानने से क्या हो जाएगा, है ना। इसके कुछ ही दिनों के बाद फिर से एक बहुत बड़ा डिसीजन आया, और ये डिसीजन जो है ये विश्व स्तर का डिसीजन है। आप चौंक गए होंगे, जी हाँ, यूरोपियन कोर्ट ऑन ह्यूमन राइट्स, जो मानव अधिकार है उस पर यूरोपियन कोर्ट ने क्या कहा? यूरोपियन कोर्ट ने कहा, दिस इज ड्यूटी ऑफ द स्टेट्स टू एक्ट टू लिमिट क्लाइमेट चेंज। यानी कि ये राज्यों का, जब हम राज्य कहते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय मामलों में ये देश हो जाता है, सरकार हो जाती है, कि ये देशों की ड्यूटी है, उसका ये कर्तव्य है कि क्लाइमेट चेंज के कारण जो दुष्प्रभाव पैदा हो रहे हैं उनको सीमित करे, उनको लिमिट करे, उनको सीमा में रखे। दोस्तों ये पृष्ठभूमि है।
अब आइए हम थोड़े से और तथ्य जुटाते हैं। मुझे लगता है कि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट का, प्री एग्जामिनेशन के लिए भी और मुख्य परीक्षा के लिए भी, और यहाँ तक कि जब आप इंटरव्यू में नेक्स्ट ईयर पहुंचेंगे उसके लिए भी, क्योंकि इसका संबंध आपके पॉलिटी से भी है और इसका संबंध आपके एनवायरमेंट से भी है। इसीलिए ये दुगने वजन का मामला बन जाता है। देखिए, हमारे यहाँ राज्य के नीति निर्देशक तत्व है और आप जानते हैं कि नीति निर्देशक तत्व के कुछ अंशों को अब सरकार या तो एक्ट बना करके लागू कर रही है या फिर बकायदे सुप्रीम कोर्ट उन्हें लागू करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ राज्य के नीति निर्देशक तत्व के जो कुछ अनुच्छेद हैं, स्पेशली 2 अनुच्छेद हैं, उनका मैं उल्लेख करना चाहूंगा और इन दोनों अनुच्छेदों का संबंध एनवायरमेंट से है। और मजेदार बात यह है कि इनमें से एक अनुच्छेद का संबंध राज्यों से है, यानी कि राज्यों से अपेक्षा की गई है। जब हम राज्य कहेंगे तो हमारे अपने राज्य से या कह लीजिए सरकार से भी कह सकते हैं। और दूसरे का जो संबंध है वो नागरिकों से है और बहुत ही खूबसूरत है, क्योंकि देखिए जब एनवायरमेंट की बात आती है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन की बात आती है, तो क्या सच में सरकार अकेले इसे कर सकती है? नो डाउट कि सरकार तो सबसे बड़ा कदम उठा सकती है और यदि सरकार इन सब मामलों में साथ नहीं देगी तो नागरिकों के भी ये वश की बात नहीं है। लेकिन अकेले सरकार के भी वश की बात नहीं है, नागरिकों को भी इसमें साथ देना होगा। और मजेदार बात यह है कि ये दोनों अनुच्छेद इससे जुड़े हुए हैं। देखिए, हमारे अनुच्छेद 48 का ए, 48 का ए क्या कहता है? वो कहता है कि स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरमेंट। स्टेट जो है कोशिश करेगा रक्षा करने की और उसको बढ़ाने की, किसको? एनवायरमेंट को, एंड टू सेफगार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री। यानी कि जो हमारा एनवायरमेंट है और हमारे जो वन है और हमारा जो वन्य जीव है देश का, इसकी रक्षा करने की, इसको आगे बढ़ाने का प्रयास करेगा राज्य सरकार। ठीक है, इसमें एनवायरमेंट आ गया। देखिए, जब हम एनवायरमेंट की बात करते हैं तो सीधी सी बात है फॉरेस्ट और वन्य जीव उससे जुड़े हुए हैं। दोस्तों, ये है आर्टिकल 48A। याद रखिएगा, प्री एग्जामिनेशन की दृष्टि से ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मेंस में आंसर राइटिंग की दृष्टि से भी अगर इस अनुच्छेद को आप याद कर लेंगे तो आपका जो उत्तर है वो थोड़ा वजनदार बन जाएगा। अब हम दूसरे आर्टिकल को देख लेते हैं, जो है आर्टिकल 51A इन ब्रैकेट जी। मैं रिपीट कर रहा हूं, आर्टिकल 51A इन ब्रैकेट जी। ये नागरिकों के बारे में है, ये आप और हम के बारे में है, हम सब के बारे में है। इसमें क्या कहा गया है, देखिए ध्यान से सुनिए। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। ये भारत के प्रत्येक नागरिक की ड्यूटी होगी। क्या ड्यूटी होगी? टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरमेंट। नेचुरल एनवायरमेंट की रक्षा करना, उसका संरक्षण करना, उसका विकास करना हमारा कर्तव्य होगा। दैट इंक्लूड्स, जब वो कहते हैं कि एनवायरमेंट, नेचुरल एनवायरमेंट, तो डिटेल्स में भी चले जाते हैं कि दैट इंक्लूड्स लेक्स, रिवर्स, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। उसमें शामिल हैं झीलें, नदियां, वन और वन्य जीवन। दोस्तों, ये 2 अनुच्छेद हमारे सामने है, लेकिन ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व में दिए गए अनुच्छेद है। इसके लिए मतलब ये हुआ कि इसके लिए हम राज्य को मजबूर नहीं कर सकते, लेकिन चूंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने इसे फंडामेंटल राइट्स के तहत घोषित कर दिया है तो डेफिनेटली अब सरकारों को इसके लिए कदम बढ़ाना होगा। दोस्तों, नागरिकों की क्या ड्यूटी हो सकती है हम सब जानते हैं, उसके विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है। और आपको मालूम है कि भारत ने तो बाकायदे दुनिया के सामने मिशन लाइफ प्रस्तुत किया है। लाइफ मिशन, हमें अपनी जीवन शैली किस तरह की बनानी होगी और पूरी दुनिया में उसे स्वीकार किया गया है, उसकी प्रशंसा की जा रही है। और लाइफ मिशन के केंद्र में जब आप झांकेंगे तो पता लगेगा कि वो बिल्कुल एनवायरमेंट के सामंजस्य के साथ जीवन जीने की बात करता है। और हमारा पृथ्वी सुप्त तो बाकायदे पृथ्वी की प्रार्थना है, एनवायरमेंट की प्रार्थना। भारतीय जीवन दर्शन और जीवन शैली तो शुरू से ही एनवायरमेंट के समानांतर रही है। इसको लेकर के ऑनलाइन के अंतर्गत मेरे बहुत ही खूबसूरत कुछ लेक्चर हैं जो सच पूछे तो मुझे खुद को बहुत अधिक प्रिय है। कभी कभी होता है ना कि आप लेक्चर दे रहे हैं, लेकिन कभी कभी कुछ इस तरह के लेक्चर्स हो जाते हैं कि आप खुद उसके प्यार में पड़ जाते हैं। तो एनवायरमेंट पर दिए गए लेक्चर्स को मैं कुछ इसी तरह का मानता हूं, क्योंकि मैं गांव में लंबे समय तक रहा, एनवायरमेंट के बीच में रहा और आज भी मुझे एनवायरमेंट बहुत प्रिय है, उनके बीच में रहना बहुत पसंद है। तो इसीलिए शायद वो लेक्चर्स बहुत अच्छे बन गए। खैर दोस्तों, एनवायरमेंट को सबसे ज्यादा जो नष्ट करने वाला जो वर्ग है वो उच्च वर्ग है, मैं मान के चलता हूं। आप अपने ओपिनियन अपनी तरफ से कर सकते हैं।
अब आप देखिए कि पूरे एनवायरनमेंट को या क्लाइमेट चेंज को अगर हम लें तो उसमें जो 10% योगदान है वो बिजली की खपत का है, और जो 4% योगदान है ये वातानुकूल जो चीजें चलती हैं उनका है, रेफ्रिजरेशन का है। ये सब कौन करता है? गाड़ियां कौन चला रहा है? गाड़ियां कौन धो रहा है? आप बताइए कौन चलाता है? फैक्ट्रियों में बनी बनी इतनी सारी चीजें हैं, उनका इस्तेमाल कौन करता है? विलासिता की वस्तुएं बन रही हैं। आप लिमिट कर दीजिए उसको तो देखिए आप कितना ज्यादा कंट्रोल हो जाएगा ये। और फिर रेफ्रिजरेशन तो पूरी तरह से विलासिता की ही वस्तु है, लेकिन इसको कैसे लिमिट किया जाए? या तो नागरिक खुद सचेत हो या फिर सरकार अपनी तरफ से उपाय करे। तो सरकार क्या उपाय करे इसके रूप में एक सुझाव आप दे सकते हैं, और वो ये है कि जो भी इन चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं सरकार उन पर बाकायदे कार्बन टैक्स लगाना शुरू कर दे। ठीक है, कार्बन टैक्स लगाने से धनी लोगों को कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन फिर भी थोड़े से जो मिडिल क्लास के हैं, अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, वो थोड़ा सा रेफ्रिजरेटर वगैरह चलाना कम कर देंगे, फ्रिज वगैरह का इस्तेमाल और एसी का इस्तेमाल थोड़ा तो कम कर ही देंगे कि टैक्स कम देना पड़ेगा। लेकिन इससे जो टैक्स कलेक्ट होगा उसका इस्तेमाल फिर एनवायरनमेंट की बेहतरी के लिए किया जा सकेगा। तो दोस्तों ये सुझाव के रूप में कुछ बातें मैंने आप सबको बताई हैं। फिर से दोहराना चाहूंगा कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे आप बहुत अच्छे तरीके से तैयार करें, और केवल इसी साल के लिए नहीं, आगे आने वाले कई सालों के लिए यह टॉपिक इंपॉर्टेंट बना रहेगा। तो दोस्तों आज के इस विषय के बारे में बस इतना ही, और इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।